हेलो दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम में जैसा आपको पता है कि मैंने 2 वीडियोस डाले थे जिसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, जिसमें पहला वीडियो था जिसमें मैंने 5 टॉपिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट को लेकर बताई थी विद बैक ईयर एनालिसिस क्या पूछा गया और किस तरह आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने लेबर लॉ और अकाउंट्स को बताया। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ को डिस्कशन करूँगा। और दोस्तों देखिए, ये 3 और ये कहते हैं ना, इसका इस सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्ट्रेटजी आपको मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप क्या पढ़ना है ये डिसाइड कर लें। कोई एक सिरा आप पकड़ के अगर शुरू करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जैसा ही मैं स्ट्रेटजी डाल रहा हूँ, वीकली शेड्यूल दे रहा हूँ, जैसे मैंने सक्सेस मीटर आपके साथ शेयर किया कि अगर आप इतने वीक तक पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस इतने % कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना सिर्फ शेड्यूल के हिसाब से है। जिस हिसाब से आप शेड्यूल पढ़ते जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन भी आप तैयारी करना शुरू करें सिर्फ वीकली शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए। और मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ, कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो की, है ना। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ के बैक ईयर पेपर को डिस्कशन करेंगे, प्लस क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं कि सिलेबस की, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे तैयारी जीएस की और एपीएससी एंड एओईओ की, जिन्होंने भी दोनों एग्जाम डाले हैं या जिन्होंने सेपरेट डाला है, तो हम सबसे पहले सिलेबस को समझ लें, क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। देखिए, क्लियर कर लीजिए क्या एक्स्ट्रा है क्या एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, क्या वो एक्स्ट्रा सिर्फ दिखाने के लिए है या उससे आएगा भी, और अगर आएगा तो किन किन टॉपिक से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एओई के सिलेबस में और एपीएससी दोनों को। ये स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, प्लस हम उसको देखते भी चलते हैं। जो एओई का सिलेबस है उसमें लिखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, एपीएससी के सिलेबस में उधर लिखा हुआ है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। अब आपको समझना ये है कि इधर एओईओ में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, उधर फ्रीडम मूवमेंट लिखा है। तो लगभग ये जो सिलेबस का जो पॉइंट है ना, ये फ्रीडम वाला, ये लगभग मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। इसमें आपको मॉडर्न इंडिया ही लेके चलनी है, 1857 से नहीं, 1757 से ही पढ़ना है, ताकि पूरी मॉडर्न इंडिया होल सोल कवर करनी है। ठीक, दूसरा पार्ट जो एओईओ में नहीं लिखा है लेकिन एपीएससी में लिखा है, वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसको समझिए दोस्तों, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज क्या है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जैसा कि हम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते तो कई बार क्वेश्चंस वो पहले भी, है ना, वो एंशियंट से मिडिवल से पूछ लेता था, लेकिन अब इन्होंने दायरा सीमित कर दिया कि भैया हम एंशियंट और मिडिवल में या मॉडर्न में सिर्फ इंडियन कल्चर और हेरिटेज के पार्ट को ही पूछेंगे। ठीक है, तो जो एओईओ में लिखा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि मॉडर्न इंडिया, और एपीएससी में उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ये एक एडिशनल पार्ट है। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं एओ के। उसमें लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। कहते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिख दिया है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अब उसी चीज़ को इन्होंने घुमा के एपीएससी में लिखा है। मैं घुमा के क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन उन्होंने जब पहले पेपर एक ही साथ कराना था कि भैया यूपीएससी कह रही थी एक साथ करा लो, तो उन्होंने बोला नहीं, एक साथ मत कराइए क्योंकि क्वायरीज बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, तो फिर ये हुआ कि नहीं, अच्छा ठीक है, अलग अलग कराएंगे। तो सिलेबस को इस तरह से कर दिया कि वो थोड़ा बहुत भी ना स्कैटर हो गई चीज़ें। मतलब जितना वेल प्लान तरीके से एओईओ में लिखा है सिलेबस, उतने अच्छे से एपीएससी में नहीं लिखा है। ऊपर की चीज़ को नीचे, नीचे की चीज़ को ऊपर ऐड कर दिया, जबकि उसका कोई सिरा नहीं है। आप सिलेबस खुद देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे ये पार्ट इसका है, जोड़ उसमें दिया, वो पार्ट इसका है, जोड़ इसमें दिया। ठीक, तो इसी तरह दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एओईओ में लिखा है, एपीएससी में इधर आ जाइए। एपीएससी में क्या किया इन्होंने कि गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया, जो कि पूरी पॉलिटी है। ठीक, उसके बाद इन्होंने प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी कर दिया, ये इकोनॉमी हो गई। प्लस एक अलग से पूरा पार्ट लिखा है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, जो कि इधर लिखा था करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। वो इधर करंट इवेंट्स को एपीएससी में हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया ऊपर, प्लस इधर डेवलपमेंट इश्यूज़ में इधर आ गया पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। और दोनों में जनरल साइंस अपना अलग लिखी हुई है एपीएससी में। तो आप समझ गए क्या है मॉडर्न इंडिया, पहली चीज़। ठीक, मॉडर्न के साथ आर्ट एंड कल्चर, जो कि एपीएससी में अलग से है। ठीक, बाकी चीज़ें जो हैं वो वही हैं जो एओयू में थी, बस आर्ट एंड कल्चर नहीं लिखा था। जो पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन जो अलग से इन्होंने लिख दिया है, ये तो एक बेसिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का प्लस पॉलिटी वाले हिस्से का। तो ये चीज़ें कुछ अलग नहीं है, ये हर कोई स्टूडेंट जो रहता है ना, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन ये पढ़ता ही पढ़ता है। अगर आप हमारे कोर्स में भी देखेंगे तो हमने भी पूरा पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन की पूरी क्लासेस कराई हुई हैं विद मटेरियल। और रही बात आर्ट एंड कल्चर की, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट भी दी है पूरी सेपरेट, प्लस उसकी क्लासेस भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ अलग हो, क्योंकि भले ही वो सिलेबस का पार्ट ना भी था पहले, लेकिन वो क्वेश्चन तो पूछ ही रहा था ना। मैंने जैसे आपको पूरा एनालिसिस अभी मैं दिखाऊंगा, तो सिलेबस में ज्योग्राफी नहीं लिखा है, पहले कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिलेबस में लिखा है ये राम मतलब लक्ष्मण रेखा हो गई कि नहीं, इसके बाहर पूछेगा नहीं। यूपीएससी पूछ लेता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यूपीएससी धीरे धीरे अब सिलेबस पर फोकस हो गया है। मैंने इसीलिए आपको सिलेबस मीटर दिया है।
सिलेबस मीटर मैंने जो दिया है उसमें यही है कि आप अगर इतना इतना पढ़ते जाएंगे तो आपका इतने % सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको सिलेबस फिनिश करना है, बाद में तो एक्स्ट्रा पार्ट हम करा ही रहे हैं। प्लस इतने हज़ार MCQs 21,000 MCQs की प्रैक्टिस और रिवीजन करा देंगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, है ना। तो दोस्तों जब हमने देख लिया कि ये सिलेबस का पार्ट है, अब हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों मैंने जो एनालिसिस है ईयर बाय ईयर उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। टेलीग्राम का जो नया वाला लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग उसमें ज़रूर ऐड हो जाइए। दोस्तों हम बात करते हैं जो पिछले 6 पेपर हुए हैं उन 6 पेपर में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, जिसमें करंट का पार्ट भी ऐड होता है। हमने करंट वाले को पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए लेकिन साथ में लेके इसलिए चलेंगे क्योंकि जो करंट होती है ना वो कहीं ना कहीं GS से कहते हैं ना कि रिलेटेड होती है, तो इसलिए दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, समझना दोनों को साथ में ही पड़ेगा। तो अगर हम करंट की बात करें और प्लस GS की, तो 2002 में लगभग 42 क्वेश्चन आए थे GS से और लगभग 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स का पार्ट था, तो टोटल जो है वो 57 है। 2004 में 54 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ से थे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स था। 2012 में 54 क्वेश्चन GS से थे और 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स था। 2016 में 57 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ थी और 8 क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स थे। 2017 में 39, 2021 में 50 क्वेश्चन GS के और लगभग करंट के 7 क्वेश्चन थे। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो करंट का वेटेज है लगभग आधे के बराबर है। अगर हम टोटल काउंट कर लेते हैं GS प्लस करंट, जिसको अमूमन लोग एक साथ लेके चलते भी हैं, मैंने करंट में बताया भी था कि लास्ट 1 ईयर लगभग आपको कहते हैं ना जून या जुलाई से 22 से आपको लेके GS पढ़ना है करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो अगर हम टोटल बात करें दोनों को मिला के तो 2002 में 57 क्वेश्चन आए हैं, आप सोचो GS और करंट से। 2004 में 64 क्वेश्चन, 2012 में 63 क्वेश्चंस, 2016 में 65 क्वेश्चंस, 2017 में जिसमें सबसे कम थे वो 46 हैं और 2021 में फिर 57 क्वेश्चंस। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों जो जनरल स्टडीज़ का वेटेज है वो लगभग आधे के बराबर है और यही एक गेम चेंजर है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जो बंदा UPSC की तैयारी कर रहा है ना उसको लगता है कि उसका GS स्ट्रॉन्ग है और जो SSC की तैयारी कर रहा है उसको लगता है कि GS बहुत टफ है। लेकिन जो पूरा का पूरा गेम चेंजर है ना ये वही GS है, जनरल स्टडीज़ है, क्योंकि ये UPSC करा रही एग्ज़ाम और UPSC का ये वनडे एग्ज़ाम है। UPSC के सभी एग्ज़ाम एक जैसे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल आप समझ लो। UPSC का जो IAS का एग्ज़ाम होता है इसका लेवल अलग होता है और जो UPSC का ये EPFO का एग्ज़ाम है इसकी जो GS का लेवल आता है ये फैक्ट बेसिस होता है। मतलब अगर उसमें IAS में 80% कॉन्सेप्ट आएंगे, 20% फैक्ट आएंगे, तो EPFO के एग्ज़ाम में आप ये मान लो 70 to 80% फैक्ट होगा और 20 से 30% ही कॉन्सेप्ट होगा, जो कि पेपर लेंदी होता है, इसमें इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं जाते हैं। तो जो पेपर की डिमांड है वो आपको समझने पड़ेगी, नहीं तो अगर आप GS में ज़रा भी गलती करेंगे और अगर आप UPSC लेवल का वही एनालिटिकल पढ़ते रहेंगे ना तो आप इस पेपर को ना अपने क्वेश्चंस को बिगाड़ लेंगे। क्योंकि जो UPSC में पढ़ाया जाता है उसमें वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है ताकि आप एनालिसिस भी करो। यहाँ पे क्या है, EPFO में फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होता है और फैक्ट तभी क्लियर होते हैं जब आप एक मिनिमम कंसाइज मटेरियल को 2 बार पढ़ लेंगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। तो हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री में दोस्तों अगर बात करें तो 2002 में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें 9 क्वेश्चन थे, 2004 वाले में 16 क्वेश्चन आए थे, फिर 12 में 7, 16 में भी 7 क्वेश्चन आए और 17 और 21 वाले पेपर में 15-15 क्वेश्चन आए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं साइंस की, क्योंकि 2 वेटेज जो है ना हिस्ट्री और साइंस, इससे लगभग अच्छे खासे क्वेश्चंस हर बार आए हैं। तो साइंस में 2002 में 8 क्वेश्चन थे, 2004 में भी 8 थे, 2012 में 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसके बाद 2016 में 11, फिर 2017 में 10, फिर 2021 में 13 क्वेश्चन आए। तो दोस्तों जो हिस्ट्री और साइंस है उसमें अच्छा खासा वेटेज, मतलब आप ये मान के चलिए 22 के आसपास क्वेश्चंस ऑन एवरेज रहेंगे। जैसे 2021 वाले पेपर में केमिस्ट्री पूछी गई, तो इसी तरह दोस्तों जैसा हमने कवर भी कराया है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट है। साइंस में भी आपको नए टीचर की क्लासेस मिल रही हैं, तो है क्या कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको कवर किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 2 को साथ लेकर हमने शेड्यूल में भी चले हैं और उसमें क्योंकि दोनों का जो एवरेज है ना वो कभी ना कभी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी ये बढ़ेगा कभी वो बढ़ेगा। लेकिन है क्या दोस्तों कि आपको जब पढ़ना भी ना, कोशिश करके GS से कम से कम 2 सब्जेक्ट को लेके चलो थोड़ा थोड़ा, ताकि कम से कम आपका एक साथ चीज़ें कवर हो जाएँ। तो जैसे पॉलिटी में 2002 में 9 क्वेश्चन आए, 2004 में 13 क्वेश्चन आए, 2012 में 17 आए, 2016 में नहीं आया, 2017 में 6 आए, फिर 2021 में 9 आए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में 2002 में 4 आए,
2004 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2012 में 15 क्वेश्चन थे, 2016 में 25 क्वेश्चन थे सोचिए, और उस साल पॉलिटी नहीं आई थी। 2017 में 8 क्वेश्चन थे, उस साल पॉलिटी में 6 क्वेश्चन थे, और इस बार 2021 में 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, तो 9 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें करंट से रिलेटेड हो जाती है, इसलिए मार्जिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं को रिलेट करता है करंट से। तो आपको दोस्तों समझना क्या है कि जो पेपर है ना, जो सिलेबस में लिखा हुआ था पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, साइंस, इन सब से तो क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है। अब आते हैं मेन बात पे कि वो सिलेबस के अलावा क्या पूछ रहा है। जैसे हम हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी अलग है, ज्योग्राफी मैपिंग अलग है। मैंने जो पीडीएफ डाली है आप स्क्रीन में भी देख सकते हो कि ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन आए 2002 में, ठीक, और उसी साल मैपिंग से 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैपिंग मतलब वो कोई लोकेशन कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसी तरह 2004 वाले में 3 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी से, 2000, और ज्योग्राफी मैपिंग से 14 क्वेश्चन थे। 2012 में 10 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से और मैपिंग से 1 क्वेश्चन था। 2016 वाले में ज्योग्राफी से नहीं आया, मैपिंग से 2 क्वेश्चन आए। 2017 में ज्योग्राफी से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2021 में 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे और 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी मैपिंग से थे। अब देखो दोस्तों, बात क्या है क्या कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन करंट इवेंट्स जो लिखा है ना वर्ड, इससे क्या होता है कि जो करंट में कोई भी घटना हुई है वो अगर किसी लोकेशन से जुड़ी है तो वो ऐसा ज्योग्राफी मैपिंग का पार्ट बन जाती है। कोई भी जैसे कन्वेंशन हुआ है, कुछ भी है, तो वो ऐसा कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है। तो होता क्या है कि जो सिलेबस का पार्ट है ना, फोकस आपको उस पर करना है। जो करंट इवेंट्स का पार्ट है जिसमें ज्योग्राफी, मैपिंग, इन्वायरमेंट और मिसलेनियस करके 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर इतना फोकस अभी नहीं करना, पहले सिलेबस ख़त्म करो। मैंने भी ज्योग्राफी के पूरा नोट्स दिया है, ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस दी हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सिलेबस में मैं दे रहा हूँ, वीकली शेड्यूल में मैं दे रहा हूँ, वैसे वैसे पढ़ते जाओ। एक समय के भीतर, जैसे मैंने पूरा सिलेबस का ना आपको मीटर दे रखा है, तो आपको एक लिमिट समय में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, कहीं कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझना आपको ये है, सबसे पहले सिलेबस को फिनिश करना है, क्योंकि जो चूक होती है ना वो हमारे सिलेबस को समझने में होती है। क्योंकि हम एक क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन से आया, हम उस पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, नहीं, डिमांड अलग है। ये ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो है ये वनडे एग्ज़ाम है, इसको आप वनडे एग्ज़ाम की तरह लेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। उस 120 मिनट में आपको ओवलिंग भी भरनी है, क्योंकि ये फिजिकल पेपर होगा। और आप समझो आपको 30 मिनट तो ओवलिंग भरने और फॉर्म भरने में चले जाएंगे, बचेंगे 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, जहाँ 1/3 माइनस मार्किंग है। तो आप ये समझो उसमें आपको मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करनी है। तो आपके साथ जो जीएस है ना वही कर पाएगा अच्छे से, जिसका फैक्ट क्लियर होगा और जिसने बुकलेट का 2 बार रिवीजन किया होगा। मैंने जो भी बुकलेट दिए हैं वो फैक्ट बेस पे अच्छी खासी दिए हैं, ताकि आप आराम से कम 2 बार रिवीजन कर सको। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, इसको यूपीएससी से तुलना मत करो, इसके मटेरियल को आप यूपीएससी से तुलना मत करो, क्योंकि आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एनालिटिकल पढ़ोगे, लेकिन यहाँ ईपीएफओ की डिमांड है कि फैक्ट बेस पे आपकी मजबूत होनी चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट हो लेकिन फैक्ट ज़्यादा मजबूत हो। क्यों? क्योंकि कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अचीव करने हैं, और वो तभी हो पाएंगे जब आपका फैक्ट क्लियर होगा, जब आपने बुकलेट को 2 बार पढ़ा होगा। जो हम 21,000 एमसीक्यूज दे रहे हैं, प्लस अगर बुकलेट का रिवीजन आपने 2 बार कर लिया है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन होता क्या है ना, जब हम तैयारी करते हैं तो हम भटक जाते हैं। कई बार हम उस चीज़ों को कहते हैं ना, करने से पहले सोच लो, लेकिन फिर बस आँख मीच पे उस पर करो, क्योंकि मैं और मेरी टीम सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। और हमने पूरा एनालिसिस करके ही चीज़ों को मटेरियल का बनाया है, टेस्ट का बनाया है। और इस बार हम ऑलरेडी 21,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको देंगे, जिसमें एनसीईआरटी के टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, 35 फुल मॉक है। अभी जो वीकली शेड्यूल में हम सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, आपको सिर्फ उस सेक्शनल टेस्ट को जो भी आपको लग रहा है आप दे सकते हो, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट अपने आप में एक नॉलेज वाला पार्ट है। उसको ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो नहीं इसको जज करो, नहीं, उसको आप सेक्शनल भी दो, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो भी, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ना उसी तरह जो हम दे रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जीएस में हमने जो भी कंसाइज मटेरियल दिया है, क्लासेस दी हैं, आप खाली अगर उतना ही पढ़ लेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ, सिलेबस कहते हैं ना, जब तक हम ख़त्म करेंगे उसके बीच में 2 बार बुकलेट का रिवीजन करवा देंगे। आपको भी बस उसी डेडिकेशन से चलना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए, एक बार उस क्वेश्चन पे भी नज़र डाल लेते हैं 2021 वाले पेपर पे। तो हम कुछ क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेते हैं। जो 2021 पेपर का जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। ठीक,
ये देख सकते हैं हिस्ट्री का सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये 35 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सीधे पूछा गया। पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए 37 नंबर पे, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक मैपिंग का क्वेश्चन है। कलादान मल्टी मॉडल परागम परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैपिंग का भी है प्लस ये करंट का पार्ट है, इसलिए हमने बताया ना कि वो करंट से जोड़ के पूछ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे 51 नंबर क्वेश्चन पे। उसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। देखिए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी एच महात्मा के लेखक कौन है, ये भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिलों में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुई। 55 नंबर क्वेश्चन, मीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो 56 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का पार्ट ले रहे हैं या करंट का, दोनों है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित निम्नलिखित तथ्य पूछे गए हैं, एनजीटी से जुड़े हुए। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन पॉलिटी का है। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राक्कलन समिति का अधिदेश है। तो अब आप देख सकते हैं जो जीएस के मोस्टली क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ 70 to 80% क्वेश्चन सीधे फैक्ट बेस्ड होंगे और 20 से 30% क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्चुअल से जुड़े होंगे। तो इसलिए आपको पहले उस पार्ट को ख़त्म करना है जिसको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हम जीएस में दे रहे हैं और जैसा बता रहे हैं, जो बुकलेट दे रहे हैं सफिशिएंट है, कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ये एक वनडे एग्ज़ाम है और इस वनडे एग्ज़ाम में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और वो तभी होंगी जब आप एक अपने मटेरियल को फिक्स करके लिमिटेड समय में 2 बार रिवीजन कर लेंगे तभी। अगर आप अभी भी भटक गए और 10 चीज़ों को पढ़ने लगेंगे तो वहीं आप बिथक जाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जितना हम दे रहे हैं वो सफिशिएंट है। जैसा शेड्यूल दे रहे हैं वीकली शेड्यूल में उसको फॉलो करते जाइए। पेपर से पहले हम 2 बार ख़त्म करा देंगे आपका पूरा, कहता है ना, बुकलेट रिवीजन प्लस 21,000 MCQ के टेस्ट भी। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे दोस्तों, जिस हिसाब से हम दे रहे हैं बस पढ़ते रहिए और टेस्ट करके आगे बढ़िए। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है, जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।